चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सभी आ जाओ जल्दी जल्दी। सार्थक, तोमर, महक, सृष्टि आ गए हैं भाई। बाकी सभी आ जाओ बेटा। आज तो सबसे पहले, अच्छा पहले तो बेटा सॉरी फॉर द लेट क्लास। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए माफ करना। अब देखिए सार्थक, मेरे को ये बताओ बेटा, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? सभी बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, आप भी अपना देख लेते भाई। है भाई सार्थक? सर कल मेरे पास फोन नहीं था। वो अच्छा फोन कॉल पे नहीं था। था, इस वजह से नहीं दे पाए। यस सर, व्हाट्सएप चलिए नहीं चल आपको टेस्ट तो मिल ही गया होगा, उसे एक बार करके देख लें अपने आप से और रहा। मुझे ओके। सेंड करें और मेरे से चेक करवाएं उसे। मैं बताता हूँ आपके कितने मार्क्स आएंगे। और पूरी ईमानदारी के साथ करना है, ऐसे नहीं है कि सब देखना है सब कुछ। ठीक है, ठीक बाकी है भी सर। आ जाओ। कहाँ गए स्वयं, कहाँ गए? सब आ जाओ बेटा। चलिए इससे पहले हम लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी वो सैटरडे में हुई थी। सैटरडे की क्लास में हमने क्या क्या किया था, उससे पहले ये सब चीज कर चुके हैं ना हम। मैट्रिक्स चल रहा था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई थी, फिर डिटर्मिनेंट आया था ना। डिटर्मिनेंट कहाँ है भाई? जल्दी आओ। डिटर्मिनेंट, हाँ। अरे कहाँ गए सारे के सारे? आज तीन ही बच्चे आए हैं, सार्थक, महक, सर सृष्टि। हाँ बेटा महक। सर एक बार आंसर की भी भेज देना, पता लग जाएगा कहाँ कहाँ आंसर गलती की की। आपको भेजनी है? ओके बेटा ठीक है, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे सभी ओके को। सर। सब जो अपने पास आपने आंसर्स लिखे हैं सब चेक करना, किसका कौन सा क्वेश्चन गलत था। ठीक है, हाँ डिटर्मिनेंट हमारा हो गया था। इस यूनिट सेकंड का डिटर्मिनेंट हमने किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्वयं। आर्यन, अजय कहाँ है? आ रहे हैं सर, बोल दिया मैंने। देखिए ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड आउट कर लिए थे ना, माइनर्स फाइंड आउट करने आ गए थे ना सभी को, है भाई? अगर नहीं आए हो तो प्लीज यस मुझे सर। बताएं, आई टेल यू अगेन। अच्छा, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हाँ भाई हम ये वाला करने वाले थे अब पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ना बेटा? यही था ना। चलिए तो देखिए इसमें जो हम प्रॉपर्टीज करेंगे वो वन बाय वन करेंगे और साथ ही इसके कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जब ये प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी और अब डिटर्मिनेंट्स की आ गई। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट और जो हमारा आव्यूह था, आव्यूह किसको कहते हैं पता है? मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को हम सारणिक कहते हैं। पता है ना आपको? नहीं पता होगा, किसी ने पढ़े ही नहीं है हिंदी में तो। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, ये क्या है? इसमें कहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड अनइंटरचेंज्ड इफ इट्स रोज ऑफ और कॉलम्स इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो इसमें ये कहा है कि हमारे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो अनचेंज होती है अगर हम क्या, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हम फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर इसका उल्टा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो जब भी हम इनको चेंज करेंगे तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का एग्जांपल देख लीजिए बेटा। आर्यन, और आर्यन भी आ गए हैं भाई। चलिए आर्यन, आर्यन आपका सबसे अच्छा रैंक आया, रैंक 1 पे थे आप। आर्यन ने सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा एक आर्यन बन चुका है यहाँ पे, है ना। 23 पॉइंट कितने थे? 75। वेरी गुड रिजल्ट वॉज योर आर्यन बेटा। चलिए अब सर हम, हाँ सर एक बार सर बता दो, आप आंसर शीट भेज दोगे पेपर की? आंसर शीट में भेज दूंगा आपको। ठीक है,
अभी ठीक है मेरे सर। पास यहाँ नहीं है, घर पे मैंने आंसर सब फाइंड आउट किए, उसके बाद में एक सीट बनाई, तब मैंने उससे मैच किया सभी की आंसर की को, ठीक है। तब मैंने उसके आंसर्स रखे, तो अब वो मेरे घर पे रखी हुई है, तब मैं आपको घर पे जाके उसके बाद ही भेज सकता हूँ, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम पहली वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं, डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पता है बेटा, जब आप लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना, तो उस टाइम के टीचर, उस टाइम पे है ना, टीचर की जो एनर्जी होती है पढ़ाने की, वो एक अलग ही होती है। और आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप सभी के अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखने वाले हैं हम। पहली वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फर्स्ट वाली, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इंटरचेंज्ड इफ इट्स रोज और कॉलम्स इंटरचेंज्ड। तो देखिए हम पहले एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं अपने पास से। लेट अस सपोज फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना हम, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, यानी सारी प्रॉपर्टीज मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, सब हमारी लिखी हुई है पीडीएफ में, आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी मैं समझा देता हूँ अभी फिलहाल। तो पहली वाली प्रॉपर्टी को देखें, इसमें लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू -2 1 3 0 2 4 and here we can take 3 1 -1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, 3/3 का है। तो इसका डिटर्मिनेंट बताइए, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा हमारा, डिटर्मिनेंट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे हम, तो -2 1 3 0 2 4 3 1 -1, तो ये इसका डिटर्मिनेंट हुआ। चलिए अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, रोज को और किसको, जो हमारी रोज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूं और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दूं, तो इसका मतलब मेरा जो मैट्रिक्स रहेगा वो सेम ही रहेगा ना, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं, अच्छा ये बताओ, जब हम कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं और रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं ना हम, ट्रांसपोज ही तो कहते हैं इसको। यस सर। हाँ, तो ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मान लो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बाद में मैंने इसका ट्रांसपोज किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए अगर मैं कर देता हूं, तो ये हमारे दोनों इक्वल ही आते हैं, ठीक है बेटा। इसमें यहाँ पे कोई भी क्या इक्वल ही रहेंगे, ये इनकी वैल्यूज हमारी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब समझो, ए की वैल्यू हमारी ये थी, उसका डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड आउट किया, ए टी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए टी मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए, बताना क्या होगा, वही जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर देना है, और जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो पहली वाली रो ये वाली है, पहली वाली रो ये वाली है R1, इसको हमें C1 में कन्वर्ट करना है, तो बताओ क्या आएगी, क्या ये आएगी बेटा, R1 को अगर हम C1 में कन्वर्ट करें तो क्या ये वाला मैट्रिक्स बनेगा हमारा, -2 1 3 फिर 0 2 4 फिर 3 1 -1, फ्लो में मैंने सारे ही रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है बेटा। तो हमारा एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया अभी तक। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखेंगे अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, तो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू हमारी ए डिटर्मिनेंट की आई थी वही वैल्यू ए ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट की आएगी, समझ रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू सेम ही होगी, -2 0 3 1 2 1 3 4 -1। अगर यकीन ना हो किसी भी बच्चे को तो प्लीज एक्सपेंड करके देखो, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देखो इसका भी, और साथ में जो हमें ए गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका भी फाइंड आउट करके देखो, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे ये वाला गिवन है,
तो दोनों के जो हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे बेटा सेम ही आएंगे। समझ आ रहा है ना सभी को? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट change signs if any two rows or columns interchanges। तो इसका मतलब समझ लो क्या है कि अगर हम टू रोज को या फिर टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका मतलब वो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। चेक करें सेकंड वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मैंने अभी एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कौन सा मैट्रिक्स लिया हुआ है? क्या आप देख पा रहे हैं बेटा? कौन सा मैट्रिक्स लिया हुआ है मैंने? कौन सा मैट्रिक्स लिया हुआ है मैंने? देखिए ए वाला कौन सा है? चेक करें। ए वाला ये है। चलिए ए वाला मैट्रिक्स देखें बेटा। चलिए नीचे लिख ही लेते हैं। ए इज इक्वल टू जो है हमारा वो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स तो ये है -2 1 3 0 2 1 नहीं 4 एंड 3 1 -1। यही था क्या हमारा जो मैट्रिक्स ए था? 3 1 -1। ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी की। तो उसमें क्या कहा है? हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो सबसे पहले बेटा इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा? डिटर्मिनेंट क्या ये होगा? देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट और जो मैट्रिक्स है उनके साइन में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में जो होगा वो हमारा क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा। और जो हमारा किसमें होगा? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? मैट्रिक्स होगा। चलिए तो हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन से शो किया तो -2 1 3 0 2 4 3 1 -1। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर मैं इसमें या तो कॉलम्स को ले लो, मान लो मैंने C1 और C2 को इंटरचेंज किया है तो उस टाइम पे बताओ क्या होगा? यहाँ पे इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? क्या मेरा ये जो A यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो क्या आएगा बेटा? जो मैट्रिक्स आएगा मेरा, अब जो नया मैट्रिक्स आएगा वो नया मैट्रिक्स आएगा और इसको मैं कहूंगा B। ठीक है, ये मेरा सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो जो मेरा डिटर्मिनेंट आएगा नया वाला वो कौन सा आएगा? देखिए इसमें क्या होगा बेटा? माइनस का साइन आ जाएगा सिर्फ, तो माइनस, क्योंकि मैंने C1 और C2 को इंटरचेंज किया तो इसका मतलब 1 2 1 -2 0 3 और ये 3 4 -1। ठीक है बेटा, सभी को समझ आ गया? अगर मैं C1 और C2 को इंटरचेंज करता हूं तो इसका मतलब वहां पे बस एक माइनस साइन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ क्या बेटा? माइनस साइन आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ एक नया हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा और यहाँ पे हमने देखा कि माइनस साइन आ गया। अगर मैं फिर से किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर देता हूँ तो फिर से एक और माइनस आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसे फिर से इंटरचेंज करते हैं, मैंने कहा कि C1 और C3 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है बेटा, C1 और C3 को, तो एक नया जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कौन सा आएगा? देखें जरा, एक नया
जो डिटर्मिनेंट आएगा, लेट अस सपोज वो मेरा सी आ रहा है, तो इसको मैं सी कह रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा क्या, ये आ जाएगा मेरा प्लस का, और ये आएगा मेरा 1। मैंने फर्स्ट वाले को चेंज किया है ना थर्ड वाले में, तो यहाँ पे 1 की जगह थर्ड, 3 4 -1 ये आ जाएगा, और इसका मतलब -2 0 और 3 ये वाला सेम ही रहा था, और ये 1 2 और 1 जो है हमारे वो थर्ड कॉलम में आ गए, तो 1 2 और 1। ठीक है बेटा, तो आप प्रॉपर्टीज इसकी समझ रहे होंगे कि जब भी हम कभी कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें या फिर रोज को इंटरचेंज कर दें, तो इसका मतलब वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब बताओ, नेगेटिव पहले से ही था और एक और बार नेगेटिव आ गया, तो वो प्लस का बन गया ना। ठीक है, तो ये मेरा एक और डिटर्मिनेंट बन गया नया वाला। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं? गुड। चलिए अब देखिए, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बी है मेरा, बी का जो डिटर्मिनेंट है, क्या वो मेरा ए के डिटर्मिनेंट का नेगेटिव था? बी का जो डिटर्मिनेंट है, क्या वो नेगेटिव ए का डिटर्मिनेंट था? बिल्कुल सही। अब मेरे को ये बताओ, क्या मेरा सी का जो डिटर्मिनेंट है, क्या वो नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट बी था? यही तो है। सही आया, समझ आया बेटा? तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रख दूं, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो आएगा, क्या मेरा ये माइनस माइनस प्लस होके ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं दो बार किसी भी मैट्रिक्स के सॉरी किसी भी डिटर्मिनेंट के कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं, तो वापस से मेरा वही क्या आ जाएगा, वापस से मेरा सेम डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो वैल्यू होगी ना वो सेम ही होगी। भले ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कि भाई देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 है, लेकिन हमारे में ए में तो ऐसा नहीं था, एलिमेंट नहीं वैल्यू हमारी सेम देंगे। ठीक है बेटा, ये बात आप ध्यान रखें, ये जरूर हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज जो होंगी वो सेम आएंगी, आप देख सकते हैं चेक करके। ठीक है, समझ आया सभी को? क्या किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट है कि सर एक तो आप ही करके दिखा दो एग्जांपल, कि क्या हाँ यहाँ पे जो आप कंडीशन बता रहे हो ये सही आ रही है या नहीं, एक का प्रूफ दे दो बस। कोई ऐसा बच्चा है बेटा जो ऐसा सोच रहा है, या खुद से फाइंड आउट करके निकाल लेगा, खुद से फाइंड आउट कर लेगा ना? चलिए सभी खुद से फाइंड आउट करके देखें। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी खत्म करते ही हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट का ज्यादा यूज भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें बताती है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज एनी टू कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, इसमें क्या कहा है कि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, लेकिन कंडीशन है कब, इफ एनी टू रोज, यानी एनी टू रोज या फिर एनी कॉलम्स, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब समझो, यानी अगर हमारे किसी भी रो की, मतलब कोई भी रो है दो, एनी टू रोज और एनी कॉलम्स, then value of determinant is equal to 0। देखिए यहाँ पे देखें बेटा, समझ के देखें ये वाली प्रॉपर्टी, इसका कहने का मतलब क्या है। ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है। देखिए जैसे एक मैट्रिक्स होगा, पहले तो एक मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी है, आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए, तो आप ऊपर वाला ही ले लो, एग्जाम्पल ही तो समझा रहे हैं। चलिए हम ये वाला ले रहे हैं बेटा, जो हमारा मैट्रिक्स है -2 1 3 0 2 4 and 3 1 -1। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं बेटा इसमें, अच्छा मेरे को दूसरा ही लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हर एक कॉलम, मान लो कोई भी कॉलम है, किसी एक कॉलम में मेरे सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। तो मान लो ये मैंने लिया ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है मेरे
वो सब 0 है कॉलम में, ठीक है। बाकी ये नॉन जीरो हो सकते हैं 2 3 4 5 6 7। तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। या फिर मान लो मैं कोई रो ले लूं, किसी एक रो में मेरे जो जीरोस हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, सारे के सारे किसी रो का मतलब जो रो के एलिमेंट्स है वो सारे 0 के इक्वल हैं। तो मान लो मैंने एक बी फिर से एक मैट्रिक्स लिया, बी, ठीक है बेटा। तो बी में मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिए किसी रो में 0 0 0, ये सारे रो के एलिमेंट जो है वो 0 0 के इक्वल हैं। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सारे अनदर एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन जीरो है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं मैट्रिक्स फाइंड आउट डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ करूँ, तो बी का जो डिटरमिनेंट होगा बेटा वो क्या आएगा, 0 0 0 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा आंसर, ये भी 0 होगा, ठीक है। इसका जो डिटरमिनेंट है, किसका डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट मेरा 0 होगा। समझ आ रहा है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल होगा, ओके। यहां से समझ आ गया। अगर हमारा ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसके कॉलम में हर एक एलिमेंट 0 के इक्वल है, ओके। वैसे ही यहाँ पे जो बी है हमारा, बी अगर ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जो इसके रो में सारे एलिमेंट्स है वो सारे 0 होने पे इसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी, ओके। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या है, तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें क्या कह रहा है भाई, the value determinant becomes k times where k is constant if any row or column multiplied by k, the value of determinant also multiplied by k। देखिए बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी समझे सभी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें क्या है बेटा, इसमें अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैट्रिक्स नहीं, बार बार मैं मैट्रिक्स कह रहा हूँ, मैट्रिक्स ही माइंड में घूम रहा है, डिटरमिनेंट। अब तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी चल रही है ना बेटा, तो डिटरमिनेंट आइए, लेट अस सपोज हम एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है बेटा, ये ऐसे शो किया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है हमारा, एक डिटरमिनेंट है, आप देख सकते हैं, ओके। अगर इस डिटरमिनेंट में मैं k की मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब k जो होगा हमारा, वो मल्टीप्लाई जो होगा, आपने देखा होगा जब हमने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की थी किसी कांस्टेंट की, तो उसके हर एक एलिमेंट में k की मल्टीप्लाई हो गई थी, है ना बेटा, उसके हर एक एलिमेंट में k की मल्टीप्लाई हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक रो या फिर सिर्फ एक कॉलम, आप चूज कर सकते हैं किस में कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगी के की, या फिर किसी एक रो में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आएगा हमारा, मान लो मैंने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दी के की, तो इसका मतलब क्या है, के 2k और 3k, ठीक है। बाकी सारे ऐसे ही रह जाएंगे बिना मल्टीप्लाई हुए, बेचारे हैं सारे के सारे, ठीक है। इनमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इनका नसीब अच्छा था, ठीक है बेटा। बाकी आगे देखो, अब अगर हम सेम, ऐसा नहीं है कि हम रो में ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी रो में हम चाहें उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस भी कॉलम में चाहें उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मान लो हमारा किसी भी एक डिटरमिनेंट में, किसी एक रो में आपको दिख रहा है कि सभी में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लो मैं इसी का एग्जांपल ले लूं, तो इसका क्या होगा, अगर मैं इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, तो देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, क्या फर्स्ट रो में से के कॉमन आ रहा है, क्या फर्स्ट रो में से के कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए के हमारा बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक ही रो में है के, तब भी हम बाहर लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के, ठीक है बेटा। मैट्रिक्स में इससे कुछ, मैट्रिक्स में क्या था,
कि k की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी, तो कॉमन भी तो हर एक एलिमेंट से ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई एक रो में हो सकती है तो एक ही रो से कॉमन भी आ सकता है भाई। ठीक है, तो k हमने बाहर लिया, यहाँ पे 1 2 और 3 आ गया, 4 5 और 6 हो गया, 7 8 और 9 हो गया। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि हम k की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक ही रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, या उसमें से कॉमन लेते हैं तो किसी एक ही रो से वो कॉमन भी आ सकता है और बाहर लिखा जा सकता है। समझ आया आपको? देखिए इसका अनदर एग्जांपल देख लो कि भैया हमने जो किया है वो किसके लिए किया है, सिर्फ एक रो के लिए ले लिया। अब मैं एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, और C2 कॉलम लूंगा, तो C2 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो मान लो अब जो नया एग्जाम्पल चल रहा है, मैं नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, और इसमें मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ इसमें मैंने एक मैट्रिक्स माना, मैट्रिक्स हमारा यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैट्रिक्स हुआ। अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ तो इसके डिटर्मिनेंट के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, a इज इक्वल टू, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ऐसे शो होगा, तो वर्टिकल लाइन हमारी किससे रिप्लेस हो जाएंगी बेटा, ब्रैकेट से रिप्लेस हो जाएंगी, यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are all the element of this determinant। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, k की मल्टीप्लाई की, k चलो k ही नहीं, मैं इस बार कुछ अलग एलिमेंट अलग कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो इसका मतलब क्या है, मैं x की मल्टीप्लाई सिर्फ C2 में कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अब C2 में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है दिस इज C2, तो सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये आएगा 1 4 7 सेम ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 8x हो जाएगा, यहाँ पे 3 6 9, ये सारे के सारे सेम रहेंगे, ठीक है, जो x बाहर था वो सिर्फ C2 में मल्टीप्लाई हो गया है, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कॉमन ले रहे हैं तो सिर्फ इसी से हमारा x कॉमन आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबको समझ आ रहा है ना क्या है प्रॉपर्टी ये वाली, फोर्थ वाली, समझ आ गया ना? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो देख लिया है, अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन भी किसी एक में ही हो सकता है ना बेटा, और मल्टीप्लाई भी किसी एक में ही कर सकते हैं आप, किसी भी एक, चाहे कॉलम ले लो चाहे फिर रो ले लो, ठीक है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो कवर हो गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें हम किन्हीं दो एलिमेंट, मान लो किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी का सम करके कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम अलग अलग दो डिटर्मिनेंट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। आप देखोगे फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, नहीं सिक्स्थ देखिए पहले, फिफ्थ बाद में देखेंगे, जो मैंने अभी डिस्कस किया वो क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी में, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is a sum of two numbers, the determinant can be expressed as the sum of the determinants। ठीक है, तो इसका मतलब समझो सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ हम अभी करेंगे, बस पहले सिक्स समझ लेते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी सिक्स देखें, इसमें क्या है बेटा, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे ही समझाऊंगा इसे भी। इसमें मान लो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A B प्लस C D, ठीक है, B C प्लस A D, ठीक है बेटा, और साथ में यहाँ पे D A प्लस B, और यहाँ पे मैंने A ले लिया, ठीक है बेटा, ये मेरा एक मैट्रिक्स है अभी फिलहाल, आप देख सकते हैं मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिया। देखिए इस केस में क्योंकि मेरा ये जो एक मैट्रिक्स है
ये मेरा एक 3x3 का है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस वाले ब्रैकेट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर कह रहा हूँ और स्क्वायर कह रहा हूँ तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। ओके बेटा, चलिए अब मुझे ये बताओ, क्या बताना है आपको कि अब जो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखना चाह रहा हूँ वो कैसा डिटर्मिनेंट लिखूंगा। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा हमारा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस सी डी, बी सी प्लस ए डी, और डी ए प्लस बी इन और ए, ये हमारे सारे एलिमेंट्स हुए। ठीक है बेटा, मैंने इनका डिटर्मिनेंट किया है, अभी मैट्रिक्स था फिर मैंने इसका डिटर्मिनेंट कर दिया। अब मुझे ये बताओ बेटा, क्या जो 6 प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हमारे किसी कॉलम में ऐसे एलिमेंट हैं जो कि दो सब एलिमेंट्स का सम करके आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये बी है यानी दो नंबर्स का सम करके आ रहे हैं बी और सी का, वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं सी और ए का, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी का। तो इसकी वजह से हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं, और अलग अलग डिटर्मिनेंट्स कैसे लिखे जाएंगे देखिए बेटा ध्यान से। पहली जो ये हमारा जो दूसरा वाला कॉलम है इसकी पहली वाली लाइन में आप देख रहे हैं पहला वाला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो एक तो इसकी हेल्प से लिख लेंगे हम डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा ए बी डी, बी सी डी, डी ए। तो एक डिटर्मिनेंट तो ये हुआ पहले वाले टर्म से आया हमारा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला टर्म हमारा C2 में आया है। ओके, सी और ए ये सब हमारे इस वाले C2 में आए हैं। देखिए अब प्लस जो बचा हुआ है वो हमारे दूसरे वाले डिटर्मिनेंट के अंदर आएंगे बेटा। आप देख सकते हैं बचा हुआ क्या है हमारा ए बी डी, सी ए बी, डी डी और ए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। जो भी हमारा एक सिंगल डिटर्मिनेंट था देख सकते हैं आप, और जिसका जो C2 था वो हमारा ऐसे बना हुआ था कि दो नंबर्स के सम से बना हुआ। ठीक है, तो हमने उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे इनको अलग अलग लिख लिया है, और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया जो साइन इनमें था। ठीक है बेटा, देख रहे हैं ना आप। अच्छा चलिए एक बात बताओ कि सर यहाँ पे इन सब में प्लस का साइन था इस वजह से यहाँ पे प्लस हो गया, बीच में यहाँ पे प्लस आ गया। अगर किसी एक में माइनस का साइन होता तो क्या करते सर? तो देखिए बेटा सर जो भी करते आपको बता दे रहे हैं। सर ये वाला काम करते भाई, मान लो यहाँ पे हमारा ये माइनस है, ये वाला हमारा माइनस साइन है, ठीक है, C माइनस ए। तो इस केस में कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे प्लस ही लगाऊंगा, तब भी बस क्या काम करूंगा ए के साथ माइनस ले लूंगा। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी भी मैंने प्लस साइन ही यूज किया है दो डिटर्मिनेंट्स के बीच में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एडिशन ना हो के सब्ट्रैक्शन भी है तो भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब देखो सभी के बीच में मान लो सब्ट्रैक्शन है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन। तो इस केस में क्या करेंगे आप, देखिए मान लो यहाँ पे जो था वो क्या था, डी ए माइनस बी। ठीक है बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है क्योंकि सभी में सब्ट्रैक्शन है, तो इस केस में हम यहाँ पे प्लस साइन यूज कर माइनस साइन यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके समझ आ रहा है। लेकिन अगर हम प्लस साइन यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, मीन्स सिंपल एडिशन कर रहे हैं हम। हमने क्या काम किया है कि सिंपल एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया। समझ आया? इस तरीके से हमने दो डिटर्मिनेंट्स की टर्म्स में लिखा है इसको। ओके चलिए अब हम एक काम करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसमें द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। क्या? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ
any two rows are proportional, then the value of determinant is equal to 0. Proportional का मतलब समझो यहाँ पे, प्रोपोर्शनल का मतलब समझो बेटा। चलिए मैं फिर से एक यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं एक डिटरमिनेंट लूंगा। मान लो ए मैट्रिक्स है मेरा, और ए मैट्रिक्स जो है मैं वो कह रहा हूँ कि ये है 1 2 3, और नेक्स्ट जो दिया हुआ है ना, इसका जो कॉलम है हमारा, वो जो कॉलम है नेक्स्ट वाला वो है हमारा 2 4 6, और यहाँ पे मैंने आर्बिट्रेरीली 8 10 और 5 यहाँ पे लिखा है। ठीक है बेटा, ये मेरा एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट करता हूँ तो देखिए इसका डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू, जो डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा क्या वो ये आएगा 1 2 8 2 4 10 3 6 5। तो ये मेरी अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें एक क्या, एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है आपको, क्या C1 और C2 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। देखिए कैसे प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हैं बेटा, C1 एंड C2 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। कैसे, मैंने कैसे कह दिया कि मुझे दिख रहा है कि C1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय C2। एक मिनट, C2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय C1, ये है, देख सकते हैं आप। अगर मैं C2 के किसी भी एक एलिमेंट को चुनूं तो आप देख रहे हैं, जैसे 2 मैंने चुना ये वाला, तो आप देख सकते हैं कि C1 के पहले वाले एलिमेंट का दुगुना है। ठीक है, ये वाला देखो हमारा 4 है, तो इसमें देखो इसका पहले वाले कॉलम का ये 2 भी इसका दुगुना है, मतलब जो 4 है वो 2 का दुगुना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो 6 है वो 3 का दुगुना है। तो इसका मतलब क्या है, C2 कैन बी रिटन एज क्या, C2 इज इक्वल टू 2 इंटू C1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी दर्शा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्या, कि अगर हमारे दो कॉलम या फिर दो रो सेम हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा डिटरमिनेंट है वो 0 आता है। ठीक है, क्या मैंने एक अभी नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आने वाली है क्या बेटा, कि अगर हमारे दो कॉलम या फिर दो रो सेम हो जाते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 आने वाला है। ध्यान रखें आप, समझ आया आपको जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई आपको वर्बली। हाँ देखिए, मैं अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे वापस आने वाला हूँ बेटा, उससे पहले मैं एक और प्रॉपर्टी आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि लेट अस सपोज A इज इक्वल टू मेरा 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे ये 8 4 5 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किसी एक कॉलम में C1 और C2 में आप देख सकते हैं इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो आप कह सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2। तो अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन जाती है तो डिटरमिनेंट ऑफ A जो होगा वो हमारा 0 होगा। ओके, अब 0 क्यों होगा आप देख लीजिए, 0 इसलिए होगा क्योंकि डिटरमिनेंट की हमारी ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि हम जैसे C1 लिख रहे हैं तो C1 को हम C2 माइनस C1 करके लिख सकते हैं, तो भी हमारा डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। तो देखिए बेटा, इसमें क्या है, हमारा जो A है वो क्या है, आप देखें जो मैट्रिक्स A है आप देख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे हमारे C1 और C2 के एलिमेंट्स हैं, 8 4 एंड 5 हमारे C3 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो अब मेरे को ये बताओ अगर मैं C1 को किस तरह से लिखूं, C2 माइनस C1, तो क्या ये 0 नहीं बन जाएगा। देखिए A का जो डिटरमिनेंट होगा मैं कैसे लिखूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, C2 माइनस C1 किसको लिख रहा हूँ, C1 को लिख रहा हूँ। तो देखिए C2 में से किसको घटाना है बेटा, C1 को घटाना है। तो देखिए C2 का पहला एलिमेंट देखें कौन सा है, पहला एलिमेंट C2 का जो पहला एलिमेंट है वो हमारा क्या है बेटा
C2 का पहला एलिमेंट है 1, ठीक है। तो C2 के पहले एलिमेंट में से C1 का पहला एलिमेंट घटाएंगे, कितना आएगा 0। वैसे ही C2 के दूसरे एलिमेंट से C1 के दूसरे एलिमेंट को घटाएंगे तो ये भी 0। C3 के तीसरे एलिमेंट में से C1 का अगर हम तीसरा एलिमेंट घटाएंगे बेटा तो भी क्या आएगा 0। तो इसका मतलब जब मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे जो रो नहीं कॉलम C1 में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या बन जाएंगे 0 0 0। बचा क्या, यहाँ पे जो C2 था वो 1 2 3 था, ठीक है, और C3 जो था मेरा वो 8 4 5 था। तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट आप देख सकते हैं C1 का हर एक एलिमेंट 0 है। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि हमारे सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है ना। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ आप वापस से फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें क्या है बेटा, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो क्या हमारा ये भी 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं C2 इज इक्वल टू 2C1। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद हो तो, सार्थक, तोमर, आर्यन, महक, सृष्टि, स्वयं, क्या आपको याद है कि अभी हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्या बेटा, कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट मान लो कॉमन ले रहे हैं तो किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो बताओ C1 से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, नहीं C1 से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, C2 से बताओ यहाँ पे C2 से क्या कॉमन आ रहा है। आप सब समझ भी रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे जो C2 है उसके एलिमेंट 2 4 और 6 है, इन सभी से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2 कॉमन आ रहा है ना। तो क्या मैं इसको 2 को बाहर लिख लूं जो कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर लिखा। तो अब बताओ यहाँ पे जो अंदर मेरा डिटर्मिनेंट बचेगा वो क्या बनेगा 1 2 3 और यहाँ पे 8 10 5। इसका मतलब समझे आप कि C2 से मैंने 2 कॉमन ले लिया और बाहर लिखा। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम किसी एक कॉलम से या किसी एक रो से कुछ भी कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं अगर आ रहा है तो, ठीक है बेटा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई की, 2 कॉमन ले लिया किससे C2 से। तो अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये और ये सेम बन रहे हैं। तो अब मैंने अभी बताया ना कि जब हमारा क्या होता है किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेम बन रहे हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3, अगर ये सेम बन रहे हैं तो उस टाइम पे मेरा जो डिटर्मिनेंट आता है वो 0 आ जाता है। देख रहे हैं आप 0 आ गया, समझे क्यों आया। तो इसीलिए आप मुझे ये बताओ जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये मेरा इक्वल टू 0 आ जाएगा ना सारा का सारा। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई भी करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 0 क्या आएगा 0। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी वाली प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में कहा था, देखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी टू रोज आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ठीक है बेटा। अब हम 6 प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं और 7th प्रॉपर्टी आ जाओ। यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम if to any ये कह रहा है the value of determinant remains same if to any or column multiple of row or column is added or subtracted। देखिए बेटा इसका मतलब ये है क्या कि हमारे मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है सेम रहती है। कब? अगर हम किसी भी मान लो कॉलम में मल्टीप्लाई करके और किसी दूसरे कॉलम से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं तो भी हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लो। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, इसका एग्जांपल देख लो। मान लो भाई मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मैंने एक ऐसा डिटर्मिनेंट लिया a इज इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ, ये एग्जांपल है और किसका है, प्रॉपर्टी 7th के लिए एग्जांपल है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू मेरा एक डिटर्मिनेंट है, किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 5 1 3 2 1, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 4 3, ठीक है। ये मेरा एक क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट है हमारे पास। तो इसमें मेरे को ये बता दो R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, क्या ये हैं सारे R1 R2 R3, क्या ये C1 है, क्या ये C2 है, क्या ये C3 है, हाँ बिल्कुल है सर। चलिए देखो जो 7th प्रॉपर्टी है उसमें ये कह रहा है कि हमारा डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है अगर हम किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम से उसको घटा देते हैं और उसको हम किसी एक अनदर कॉलम के इक्वल रख लेते हैं। तो समझ आया, देखिए कैसे, मान लो C1 इज इक्वल टू मैं क्या करके लिख रहा हूँ, C2 माइनस 2C1, मैं ये करके लिख रहा हूँ। तो अभी भी मेरा ये एक ही इक्वल ही रहेगा, मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है क्या, C2 में से मैं C1 को घटा रहा हूँ, पहले उस C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई की जाएगी ये वाली कंडीशन। तो मेरा A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इज इक्वल टू आएगा, देखो C1 को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, ये वाली कंडीशन लगा के कि C2 में से मेरे को 2 मल्टीप्लाई C1 घटाना है। तो पहले 2 मल्टीप्लाई C1, बताओ 2 मल्टीप्लाई अगर हम C1 में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर हम C1 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई और 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। अब बताओ इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -1, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 में से 5 में 2 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा हमारा -8, क्यों, क्योंकि 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा और 2 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो -8, ठीक है। अब बताओ 2 में 1 की मल्टीप्लाई करो और उसे 1 से सब्ट्रैक्ट करो, यानी C2 में से सब्ट्रैक्ट करना है ना C1 को, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है कब, C1 में 2 की मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब आएगा ये -1, ठीक है बेटा। और बाकी हमारे सारे एलिमेंट्स ऐसे ही लिख के जाएंगे एज इट इज, तो इसका मतलब 3 2 1 2 4 3, ये सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे। अभी भी देख लो आप चेक करके देखना, जो मैंने कंडीशन लगाई है ना बेटा ये वाली, क्या ये वाली कि C1 इज इक्वल टू जो होगा वो C2 माइनस 2C1 हो जाएगा। तो अब चेक करके देखें क्या कि यहाँ पे अभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ना इसका, और जो ऊपर हमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट गिवन था कौन सा वाला, ये वाला, जब हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया था, ये वाला, इसके 2 एलिमेंट तो गायब ही हो गए। तो क्या आप बताएंगे मुझे ये कौन सा था, पहला वाला एलिमेंट कौन सा था, 5 था और ये 2 था, सही है क्या, या 2 और 5 थे, 2 और 5 2 और 5 थे, ठीक है। ये वाला 2 था और ये 5 था, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं अपने डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो पता है ये सारे काम कहाँ आते हैं, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट की ये वाली प्रॉपर्टी पता है कि अगर कि किसी एक कॉलम में जितने भी ज्यादा जीरो होंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम उसे एक्सपेंड करेंगे तो आसान होगा। तो आसान बनाने के लिए हम ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं कि C1 कैन बी रिटन एज C2 माइनस 2C1, ओके। इस तरीके से हम आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं तो उसे सॉल्व करना काफी हार्ड पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम ऐसा ही करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए हमारी सारी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की फिनिश हो गई हैं। अब हम आ रहे हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ।
अच्छा, प्रॉपर्टीज ये हमारी डिटर्मिनेंट्स की तो पूरी हो गई। तो अब यहाँ पे हम किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं कब और किस केस में, ये देखिए। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालें, क्या बेटा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर कब होगा और नॉन सिंगुलर कब होगा, ये देखिए। हेडिंग डालें बेटा, नहीं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ये वाला मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है बेटा, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ये, और मान लो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर कोई भी मैट्रिक्स हमारा तब होगा जब उस ये दो कंडीशन पास करे, यानी सिंगुलर कब होगा और नॉन सिंगुलर कब, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ सिंगुलर कब होगा। सिंगुलर की कंडीशन क्या है, सिंगुलर की कंडीशन क्या है बेटा, कि ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली बात कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट जो हो हमारा वो 0 के इक्वल आए। ओके बेटा, ये इसकी कंडीशन है कि हमारा कोई भी मैट्रिक्स तभी सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 आए। बेटा बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान में रखें, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब भी आएगा। चलिए अब मुझे बता दो आगे, हम देख रहे हैं किसकी डेफिनेशन बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी सेम है बिल्कुल, यानी फर्स्ट क्या, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है क्या, इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है बेटा। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर हमारी यहाँ पे फॉलो की जा रही है तो ये सिंगुलर होगा, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी फॉलो की जा रही है तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ आया आपको सभी को, समझ आ गया ना? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी बस आधे घंटे का खेल है, आराम से खत्म हो जाएगी। 36 क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे अगर आपके सारी प्रॉपर्टीज याद हैं तो। अब बताओ मुझे किस किस की प्रॉपर्टीज याद है। देखिए बेटा यहाँ पे पहले हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया गया है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ रो R1 and R2, 7 8 9 आर द एलिमेंट्स ऑफ R3, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो देखिए डिटरमिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं ना, डेल्टा से। तो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके। तो या तो डेल्टा हम यहाँ पे दिखा सकते हैं या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, जैसे आप करते हैं वैसे। तो यहाँ पे बताओ, मैंने एक्सपेंड किया डायरेक्टली, एक्सपेंड करने के बाद में आप देख सकते हैं जब मैंने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो वो 0 आया। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है? अभी हमने पढ़े हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अब मुझे ये बता दो बेटा कि इसमें जब हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया और वो इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब ये हमारा या तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा या फिर नॉन सिंगुलर होगा। इनमें से क्या है मेरे को ये बता दो। स्क्वायर वाली कंडीशन तो पास है कि दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल पास है। सेकंड कंडीशन ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए
इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स। वेरी गुड। चलिए, सिंगुलर मैट्रिक्स का हमें एग्जांपल मिल गया था, तो इसीलिए हमने कर लिया। वैसे ही आप ऊपर देखें, ऊपर हमारा ये वाला भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चेक करें, 2/2 का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, आया इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। चलिए, अब आ जाओ आप आगे। आगे क्या है यहाँ पे? एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट देखिए, देखिए बेटा, एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे। अगर हम देखिए, यहाँ पे कहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू ये वाला हमारा एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए। कोफैक्टर फाइंड आउट करने मैंने बताया है क्या? कोफैक्टर्स जब मैं क्या माइनर्स फाइंड आउट करवा रहा था, तभी मैंने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, है ना? याद आया आपको? चलिए, एक्सरसाइज पे चलने से पहले हम ये वाले एग्जांपल फाइंड आउट कर लेते हैं, एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? चैप्टर तो नहीं, मतलब जो एक्सरसाइज है इसकी वो जो फिनिश होगी वो आपकी कल ही फिनिश हो पाएगी, यानी ये पूरी यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी, यूनिट सेकेंड। ओके, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स करने बहुत जरूरी है बेटा। अगर हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारे आधे टॉपिक तो इन्हीं से खत्म हो जाएंगे, बाकी के सब प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके, चलिए पहले देखें बेटा, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। सबसे पहले ये वाला मैट्रिक्स उतारें, जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है A। तो A इज इक्वल टू 140 माइनस 1 2 2, 140 माइनस 1 2 2, और उसके बाद जो गिवन है इसमें 0 0 2। तो ये हमारा क्या है बेटा? A है। 0 0 2, ये क्या है? हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ओके, अब मुझे ये बताओ, मेरे को जो फाइंड आउट करना है बेटा, वो क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन में कहा है, ये है एग्जांपल नंबर 14 ही है ना? तो इसमें कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। ओके बेटा, तो जब भी हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो आप ध्यान दें, एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला है ना बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला है वो है हमारा -1 की पावर i प्लस जे। ओके, i प्लस जे इंटू MIJ क्या है यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे MIJ क्या है? सब माइनर। माइनर। ओके, चलिए अब देखिए, जब हम माइनर फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए जब भी हम एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा बेटा? माइनर्स फाइंड आउट करने होंगे, है ना? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो माइनर्स फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद ही हमारा यहाँ पे आगे कुछ पता चल पाएगा कि हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, यही था ना फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए का, या फिर कोफैक्टर का था वो फॉर्मूला? हाँ, गलत हुआ, गलत हुआ। यहाँ पे देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारा, ये फॉर्मूला नहीं होता, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए जो होते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कीजिए, कोफैक्टर ऑफ ए। जो हम फाइंड आउट करते हैं वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं पहला वाला, तो इसका मतलब AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j MIJ, ये होता है। तो कोफैक्टर्स आएंगे यहाँ से। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए कोफैक्टर्स जो आएंगे वो हमारे कौन कौन से आएंगे, पहले मेरे को बताओ।
पहला वाला अगर मैं i इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, j इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो पहला वाला आ जाएगा ना, तो a11 की वैल्यू आएगी, फिर मेरी a12 की वैल्यू आएगी अगर मैं i की जगह पे 1 रखता हूँ, j की जगह पे 2 रखता हूँ, फिर मेरी कौन सी आएगी वैल्यू बेटा, a13, वैसे ही a21, a22, a23, ये सारी वैल्यूज में फाइंड आउट करके a31, a32 और a33, ये सारी वैल्यूज जो आएंगी मेरी, इन सभी से मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है बेटा, तो इस मैट्रिक्स को मैं कहूंगा मैट्रिक्स बी। ओके बेटा, मैट्रिक्स बी कहूंगा। समझ आया आपको? पहले मैं कोफैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करूंगा जो कि मेरा कोफैक्टर्स से बना हुआ होगा। अब जब मैं एडजॉइंट ए फाइंड आउट करूंगा बेटा, तो एडजॉइंट ए जो होता है, आप ध्यान दें, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारा, वो होता है हमारा बी का डैश। समझ आया आपको? बी का डैश यहाँ पे क्या है बेटा, ये है हमारा ट्रांसपोज ऑफ बी। समझ आया? अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने पढ़ा हुआ है क्या? अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं उसके लिए? कंडीशन याद है क्या आपको? नहीं याद? किसी को भी याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? चलो मैं याद दिलवा देता हूँ। अगर हमारे पास C1, C2, C3 कॉलम्स हैं, R1, R2, R3 क्या है? रोज हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देते हैं? यही तो है ट्रांसपोज ऑफ ए या ट्रांसपोज ऑफ बी। तो देखिए बेटा, मान लो अगर हमारा B इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स ये वाला आता है 1 2 3 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ना B डैश, वो कैसा क्या आएगा बेटा? कोई बताएगा मुझे? 1 2 3 देखिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, 3 4 5 सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, 6 7 8, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ बी। समझ आया आपको? तो जब भी हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे ना बेटा, तो उसके लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट जो भी कोफैक्टर्स से हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देंगे, तो जो भी उसका ट्रांसपोज होगा वही हमारा एडजॉइंट ए होगा। समझ आया आपको? नहीं आया? यस सर। आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि चलिए यार ट्रांसपोज मतलब यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, एडजॉइंट ए तक। तो एडजॉइंट ए तक पहुंचने के लिए हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और कोफैक्टर का ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस से। तो एग्जाम्पल नंबर 14 जो था हमारा, वो ये था बेटा, वो ये था, है ना? चलिए इसको हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा कोई मुझे ये बताओ, आपकी क्लास नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी वो कब होगी? देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 को हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, तो उसमें टाइम जो होगा हमारा 12:30 से ज्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि आज हमारी लेट ही क्लास हुई थी, तो मैं यहाँ पे आज टाइम लेना चाहूंगा आपका। ओके बेटा, चलिए 12:30 के बाद आपकी क्लास कब है, कोई बताएगा मुझे? सर 2 बजे। 2 बजे से। तो हम आराम से आधा घंटा भी ले लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 15 मिनट लूंगा आपकी। ठीक है बेटा, चलिए भाई अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू है 140 -122, 140 -122, आगे है 002, 002। दिस इज द मैट्रिक्स ए। ठीक है बेटा,
अब हमको एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो लेट्स फाइंड द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए बेटा। क्या हमारा A11 होता है पहला एलिमेंट? A11 जो होगा वो कोफैक्टर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, -1 की पावर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे M11, इसका मतलब समझाओ मेरे को क्या होता है M11? M11 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 2, ये हो गया M11। देखिए बेटा, जो हमारा माइनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या हम माइनर्स ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे रो, पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम, तो इसका मतलब इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, तो इसका डिटर्मिनेंट है जो बाकी बचा है यहाँ पे, इसका 2 2 0 2 का डिटर्मिनेंट यही होता है ना M11। आपको याद आया कुछ, समझ आया बेटा? A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, +1, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 0 2 क्या होगा बेटा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होती है आपको पता है ना, ये तलवार वाली मल्टीप्लाई, जैसे आपने देखी है ना तलवार टंगी हुई ऐसे, ये इस तरह से, अरे कहाँ गया, ऐसे ऐसे होती है, तो ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 की मल्टीप्लाई 2 में और 0 की मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, इसका मतलब ये आया 4। A11 की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली आप A12 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो A12 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ पे आएगा हमारा M12 की वैल्यू बताओ क्या होगी, M12 की वैल्यू क्या होगी बेटा, M12 जो होगा हमारा, क्या उसके लिए हमें ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल करना होगा, है ना बेटा? तो अब बताओ यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स बचे यही हमारा M12 होगा ना, एलिमेंट्स लिखो डिटरमिनेंट के अंदर, तो ये -1 की पावर 3 हो गया, उसके बाद M12 जो आया हमारा वो आएगा बेटा -1 2 0 2, -1 2 0 2, ठीक है। तो अभी हमारे 2 कोफैक्टर्स आ चुके हैं, तीसरा भी ऐसे ही फाइंड आउट करें, चौथा भी फाइंड आउट करें, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी। तो अब यहाँ पे आ जाओ, मैं अब डायरेक्ट चल रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं आपको देने वाला हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो A13 नहीं, A13 फाइंड आउट करें पहले। A13 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या होगी बेटा, 1 + 3, और यहाँ पे M13 आएगा, ठीक है, -1 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, +1, तो M13 क्या है, यहाँ पे बताओ M13 क्या होगा हमारा, M13 कैसे आएगा, M13 का मतलब क्या है, क्या पहली वाली रो को खत्म करना है, लो जी सारा ही खत्म हो गया। हाँ देखिए बेटा, क्या पहली वाली रो को खत्म करना है, हाँ, क्या तीसरे वाले कॉलम को खत्म करना है जी, तो बचा हुआ जो है हमारा वो M13 है, ठीक है, तो -1 2 और 0 0, -1 2 -1 2 -1 2 0 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा कि ये क्या आने वाला है, ये तो 1 आया, और जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे -1 2 0 0 को, तो ये 0 ही आने वाला है, तो A13 जो आया हमारा वो 0 आया। तो अभी हमारे पास 3 कोफैक्टर्स निकल के आए हैं बेटा। इसी तरीके से हमको कितने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, हमको फाइंड आउट करने हैं सारे के सारे, बाकी के बचे 6 भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बेटा।
तो अब मुझे ये बताओ, कोफैक्टर वाला जो हमारा मैट्रिक्स होता है क्या हम उसको बी मानते हैं? जो हमारे पहले वाले रो के सारे एलिमेंट्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं? थर्ड एलिमेंट 0 आया। सेकंड वाला बताओ क्या आया था? सेकंड वाला सॉल्व करें। सेकंड वाला हमने सॉल्व नहीं किया ना, तो सॉल्व करें इसे। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा? -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -0, तो ये आया हमारा +2। ठीक है बेटा, तो अब देखें ये हमारा +2 आ गया है, तो +2 और 4, तो ये हमारा 2 था और ये 4 था। समझ आया? बाकी के हम यहाँ पे बेटा A21 A22 A23 ये सारी वैल्यूज सेम जैसे हमने ये ऊपर वाली फाइंड आउट किया उसी तरीके से फाइंड आउट करनी है। A32 A33 जैसे ही फाइंड आउट हो जाएंगे उसके बाद में हमें इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज मीन्स बताना है इसका ट्रांसपोज क्या होगा। इसका जो ट्रांसपोज होगा बेटा, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो होगा वो ये होगा कि पहले वाला जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 2 0, और जो हमारा ये वाला है A21 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, A22 यहीं पे रहेगा। एक मिनट, हाँ, A21 A22 A23 हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। A31 A32 और A33 हमने इस वाली रो को भी कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज तो आ गया है बी का। ओके, एडजॉइंट ए के इक्वल होता है क्या बी का ट्रांसपोज? सब बताओ। एडजॉइंट ए जो होता है क्या बेटा ये होता है बी डैश? तो बी डैश की वैल्यू हमें पता है, तो आप देख सकते हैं क्या मैंने एक कॉलम तो निकाल ही दिया कि कॉलम की वैल्यू क्या है। बाकी A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये सारी वैल्यूज आप निकाल के रखने वाले हैं इसमें, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को या नहीं आया? सार्थक, आर्यन, मैक्स, दृष्टि, किस किस को समझ आ गया? स्वयं आप भी बताएं। सृष्टि को भी आ गया है, तो आप देख सकते हैं बेटा अब जो एडजॉइंट ए आ रहा होगा ना उसका जो कॉलम है पहला वाला कॉलम उसके एलिमेंट 4 2 और 0 आ रहे होंगे। आप चेक कर सकते हैं आंसर, बाकी आप ऐसे ही फाइंड आउट करें। ठीक है, तो 4 2 और 0 देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 2 और 0 पहले वाला कॉलम आ चुका है, हम पहला वाला पूरा कॉलम फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है, वैसे ही -8 2 और 0 इसके दूसरे वाले कॉलम के एलिमेंट होंगे, 8 2 और 6 इसके तीसरे वाले कॉलम के एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से करें। जैसे ही हम ये वाला मेथड सीख जाएंगे एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना आ जाएगा तो फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू जो होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे हमारा ए इनवर्स भी फाइंड आउट हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ए इनवर्स क्या होता है? देखिए अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी ए है, मान लो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ ए जो होगा बेटा वो क्या होगा? इनवर्स ऑफ ए 1 अपॉन ए तो होता है इनवर्स, मीन्स उल्टा, है ना? तो अब मुझे ये बता दो यहाँ पे जब ये मेरा इनवर्स हो गया तो क्या मैं ए इनवर्स लिख सकता हूँ इसको? तो इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है? ए इनवर्स जो होता है ना बेटा वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे पहले हम। जैसे ही हमारे पास मैट्रिक्स होगा तो उसकी हेल्प से हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट we'll find out the adjoint of a, तो adjoint of a फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो जैसे ही हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे दोनों, एक ये वाली और एक ये वाली, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड आउट करना भी आपको कोई भी
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना भी आता है और साथ ही एडजॉइंट ऑफ ए अभी सीखा है जस्ट। जैसे ही आप वैल्यूज रखेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा ए इनवर्स, यानी वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे आप देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम अपनी क्लास ओवर करने जा रहे हैं। कल हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में जो भी बचा हुआ है, देखिए इनवर्स के बाद में अब एक्सरसाइज ही बचती है। इनवर्स हम निकाल लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे एक क्रैमर्स रूल और बचा है, तो क्रैमर्स रूल भी कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस 2 मिनट का खेल है। उसके बाद हम जो देखेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज यहाँ पे ये वाली, ठीक है। तो कल हमारी ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम एक जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो देखें, पढ़ के आए उसे, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंडिसेस है आई थिंक। ठीक है बेटा, तो आप सब पढ़ के आए उसे, उसमें देखें क्या आपको आता है, वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें आता है, क्या नहीं आता वो भी बताएं। तो मैं उन्हीं चीजों पे ध्यान दूंगा, उन्हीं चीजों पे जोर दूंगा जो आपको नहीं आती। जो आती है मैं उन्हें एक बार जल्दी जल्दी से करा दूंगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दूंगा जो आती है, जो नहीं आती उस पर जोर देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए बेटा अब हम यही क्लास को ओवर करते हैं। बाय, गुड डे।